अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। इसी के साथ कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और हर नागरिक का ये मत है, जो जुड़ा है, जो अखंड है, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी जरूर टूट रही है और हम सबने देखा है किस तरह से जिसने जिसने नफरत फैलाई है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है, वो भारत तोड़ो यात्रा का हिस्सा अलग अलग चरण में जरूर रहा है। एक जिम्मेदार सरकार यह उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। 3 सांसद जो कि राजस्थान राज्य से हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, स्वास्थ्य मंत्री, और हम सबने देखा है किस तरह से ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है, जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मंत्री जी ने एक चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिखी और उस चिट्ठी में यह कहा, आप यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा को निकालिए, लेकिन जिम्मेदारी का आपको एहसास होना चाहिए। कृपया करके जो कोविड की गाइडलाइंस हैं सुनिश्चित करें कि उसका पालन हो। यह सुनिश्चित करें कि मास्क और सैनिटाइजर हो वहां पे जो भी व्यक्ति उस यात्रा में आता है। और सबसे अहम यह है कि कोई प्रक्रिया और प्रणाली में यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति इस यात्रा में सम्मिलित होगा वो फुली वैक्सीनेटेड हो। अगर कोई और समझदार पार्टी होती विपक्ष की, जिसको जिम्मेदारी का एहसास होता, तो ये कहती आपके सुझाव के लिए धन्यवाद और इस सुझाव का पालन होगा। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है जॉर्ज पुनैया से लेके तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? क्या यह हमारी जिम्मेदारी और दायित्व नहीं है? और कोई नहीं भूला है किस तरह से इससे पहले भी जब
कोविड का वैक्सीन आया, स्वदेशी वैक्सीन, तो तमाम ऐसे कांग्रेसी लीडर जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो वरिष्ठ नेता भी हैं, उन्होंने कहा ये खतरनाक वैक्सीन है, इसे मत लगाना। आज 220 करोड़ सुरक्षा कवच श्री नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने सुनिश्चित किया है कि जनता को मिले। आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कार्य प्रणाली से इस वायरस को भारत में नियंत्रित किया है, और जो कार्य आप कर रहे हैं ये चिंताजनक है। और चाहे वो पहला मुद्दा जो हमने उठाया चीन का, और चाहे वो अब इस बात जो कोविड के फैलने का खतरा है, तो यही कहूंगा कि कुछ मुद्दे राजनीति से ऊपर होते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इसके बाद जो एक और प्रमुख मुद्दा आपके समक्ष रख रहे हैं वो है आप नहीं पाप का, कट्टर बेईमानों का। और जैसा भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से जो आबकारी घोटाला किंगपिन अरविंद केजरीवाल, उनके कट्टर बेईमान मंत्री एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने किया था, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट ईडी द्वारा न्यायालय में दी गई है, और क्या अभी तक विवेचना हुई है, किस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमानों की बेईमानी अब तथ्यों से, साक्ष्यों से, बयानों से सामने आ रही है, वो आपके समक्ष मैं रख रहा हूं। और प्रयास ये रहेगा कि आपको ऐसे तथ्य दें कि अगर अरविंद केजरीवाल कहीं पे मिल जाए तो उनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे तो वो किसी भी जनता के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं, वहां की नदी साफ है मैं कर दूंगा, लेकिन ये जो सवाल है ये अति महत्वपूर्ण है। हम सबको ये पता है कि ईडी द्वारा जो बातें कही गई हैं वो स्पष्ट कर देती हैं, पहला और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली की जनता को और दिल्ली के राजस्व को 2873 करोड़ रुपए का नुकसान इस आबकारी घोटाले में हुआ। ये इतना चिंताजनक है, ये 2873 करोड़ रुपए जिसको जनता के हित के लिए इस्तेमाल करना था, ये अपनी तिजोरी भरने के लिए किकबैक्स ले रहे थे।
और ये बात समय समय पर हमने उजागर करी, लेकिन आज तक जो सवाल हमने पूछे, आपकी आबकारी नीति अच्छी थी तो वापस क्यों ली? 144 करोड़ रुपए जो राजस्व में आना था वो आपने प्राइवेट ठेकेदार का माफ क्यों किया? आपने जो एविडेंस था, जो साक्ष्य था, उसको नष्ट किया। मोबाइल फोन 1.5 करोड़ के लगभग आपने बदले और नष्ट किए कि कोई प्रमाण और साक्ष्य ना रह जाए। लेकिन आज जो बड़ी बात आई है, पहला नंबर 1, कोई भी आबकारी नीति हो, और इस आबकारी नीति से पहले एक स्पेशल कमिटी बनी थी जिसने रिकमेंडेशंस दी। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसको निर्धारित करना था कि आबकारी नीति क्या होगी, उसने एक्सपर्ट कमिटी की रिकमेंडेशंस की पूरी तरह से अनदेखी करी। इसमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आज ईडी द्वारा जो साक्ष्य न्यायालय में रखे गए हैं उसमें एक बात स्पष्ट हो गई है, कार्टेलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति और जो लीगल एंटिटी है वो स्वतंत्र है कि वो हिस्सा ले सके इस प्रक्रिया में, कि उसका चयन हो सके, इससे राजस्व बढ़ेगा। लेकिन कार्टेलाइजेशन ऐसा था, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, मनीष सिसोदिया के इशारे पर, जो उनके करीबी थे, वो लोग सारे ठेके, चाहे रिटेल जोन्स हों चाहे होलसेल हों, अपने लोगों को दे रहे थे। इसका उदाहरण इस कंप्लेंट। All right, viewers, we just heard at the BJP news conference, Bharatiya making a couple of points right now, tearing into the BJP and saying that Aam Aadmi Party's corruption has been exposed. Also, he has said the opposition is adamant, not understanding that it's not the time to politicize what happened between India and China along the border. The BJP has escalated its attack not just on the Aam Aadmi Party right now in that press conference, but also against the opposition, the Congress leaders who are right now protesting, and they are demanding a discussion on Tawang clash. China, India, these two nations, most populated nation. China is in recent decades too much ups and downs. Now India, democracy, religious freedom. So now India's is a existing habit, democracy, and respect to all different religious traditions. That's India's sort of tradition. It's a very good. You should pay more attention about existing India's value. There's getting some big breaking coming in at this point of time. Kerala BJP State Vice President K.S. Radhakrishna on PFI in touch with ISIS has said, he has stated that PFI has got the political support from LDF and UDF. Just banning the PFI will not help. He has also added that Kerala police is doing nothing. So this is the news we're getting for you right now, where clearly we have got some more updates coming in, where the Kerala BJP State Vice President K.S. Radhakrishna has said this very clearly, that PFI has got political support from the LDF and the UDF.
So this is the big news we're getting for you right now. And he has added this that just banning the PFI will not do anything. It will not help at all. But he added that the Kerala police is doing nothing. Remember that the NIA is also going to go ahead, probe Srinivasan's murder by PFI in Kerala's in Palakkad. And the NIA will probe the murder of Srinivasan, who was part of the RSS. And we also are coming to know that the official procedure, of course, will be handed over to the NIA very, very shortly. So this is big news we're getting for you right now. Ashwin is joining us live. Ashwin, this is a very big allegation which has been made. Take us through the latest update. Now BJP, one of the foremost leaders of the BJP, Mr. K.S. Radhakrishnan, who is also known to be a very prominent academic figure in Kerala, has now come up with this allegation that both the ruling LDF and the opposition UDF has in fact given a silent support. And that is the reason why radical organizations like the Popular Front of India has grown in the state of Kerala. Now, he has also come forward to say that just banning won't help and Kerala police is doing nothing. There are probably some of the reasons that, after the PFI ban that came forward, Chief Minister Pinarayi Vijayan, it was learned through various sources, it has come out in all the major media that Chief Minister has given an instruction to the police not to show any haste in reprimanding the people who have been connected with the PFI. Now, this statement had created much furore in the state of Kerala, especially by the ruling by the BJP, and similarly there has been a soft stance that has been taken, is what is being alleged by K.S. Radhakrishnan, who is the state vice president of the BJP in the state of Kerala. So BJP has come up with this argument. It's not the first time. They've always stated that soft support given by both the left and the Congress in the state of Kerala is a reason why radical Islamist group are growing and Kerala becoming the grey matter for the entire radical movement that spreads to other states as well. So what needs to be seen is how the political leadership in the state of Kerala will respond to this grave allegation that has been put forward by a politician from the BJP. Right, and hold on, Ashwin, because I want our viewers to listen into that soundbite by the Kerala BJP State Vice President K.S. Radhakrishnan. Let's play out that soundbite where he is saying that the PFI is in touch with ISIS. The governments led by both the LDF and UDF, in one way or other, keep a type of unanimity in promoting terrorism among the Muslim community. I don't blame that the entire Muslim members of the entire Muslim community endorses terrorism, because being a community of traders, they want peace and harmony for their prosperity. Trade is possible only if there is peace and harmony existing in society. So they want to maintain peace and harmony, but a strong group who are very powerful economically, socially, politically and religiously, and they are getting sufficient or more financial assistance from abroad, and they are propagating the terror activities in Kerala. But the governments in Kerala, instead of curbing them, they provide facilities for the terror group. That's why there is the growth of terrorism in Kerala. See, since I say it is after 1970, after the attainment of the economic momentum of the Gulf group of nations led by the Muslim Islamic religion, they consciously took a decision to earmark a specific amount of money of their income for the propagation of Islam throughout the world as the first steps to establish pan-Islamic kingdom in the world.
Darul Islam. And they formed a particular university in 1967. You know, in 1967, Saudi Arabia established a university, King Abdulaziz University. And the primary function of that university has been to provide money and other assistance to those who are ready to propagate the Islamic religion. All right, viewers, let's go back to Ashwin. Ashwin, we heard that sound bite of the BJP leader there, where clearly is saying that there's a political support from LDF and UDF for the PFI, but also there's some politics coming out as well over the NIA report on PFI. Let's take us viewers through that as well, because the NIA will shortly also begin the investigation. They are going to be roped in to lead the investigation of the murder of Divas. Well, this blame that has been put forward, this allegation, grave allegation that has been put forward by the BJP leader, Mr. Radhakrishnan, is something which has been echoed by the BJP for quite some time, because the radical Islamic group have grown both under the shade of the UDF and the LDF. It's not a new phenomenon. In fact, whether it was SIMI or whether it was the NDF and then later the PFI, all this has found its very, they're perched in the state of Kerala, in the ground of Kerala, because the manure for it has been provided, and that is the main allegation that has been provided. There has been some kind of a political clout is what is being alleged, and also saying all for the name of vote bank. There has been appeasement of some kind, and that allowed some organizations with radical intent, which also he has alleged that which also gets funding from abroad. All this has been allowed by the state administration, and that is the reason why what we see today, where some of the radical organizations have, which has now been banned as well, has found a good base in the state of Kerala. So he has put the blame both on the ruling left government as well as the Congress-led UDF as well, stating both these fronts have in fact supported or given a soft approach towards handling terror, and that is what is being alleged. But at the same time, BJP has called it, has been echoing this for quite some time, that there has been a soft peddling and appeasement towards radical elements among the Muslim community only for the vote bank, and that is probably the reason what BJP earlier had also echoed the sentiments how SDPI also has won several local elections as well. So all in all, BJP has made this grave allegation. Needs to be seen how Congress and the CPM will respond to it. Back to you. Right. And Ashwin, hold on for a second, because I want our viewers to also listen to this sound bite by VD Satishan. He's a leader of opposition in the Kerala Assembly. Let's play out what he had to say. He's from the Congress. A serious and shocking report. It has to be investigated more. The NIA's main duty is to investigate into such cases. If the preliminary reports are like this, they have to make more investigation into the matter. Then if there are culprits, they should be booked. That is our reaction. That is our response. So NIA has said that PFI has links with ISIS, Al-Qaeda as well as LET and people. They were training people to take up this violent jihad. And it was concentrated in their offices and in other places. That is why I have stated it's a very shocking report. If they have sufficient evidence and substantiating evidence for their allegations, it has to be brought before a court. Then the court will decide. If the culprits are there and the sufficient evidences are there, they should be tried before a court, competent court. Yes, it's time for top national updates. Union Health Minister wrote a letter to Congress MP Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, asking them to ensure that COVID-19 guidelines are strictly followed during the ongoing Bharat Jodo Yatra. Mansukh Mandavia now has also requested that if
following COVID-19 protocols is not possible, then the Bharat Jodo Yatra be postponed in the national interest, taking note of the public health emergency. BJP launched an all-out attack on Congress over the brazen violation of COVID-19 norms at Rahul Gandhi's Yatra, further saying that with no masks, no sanitizers or vaccination proof for participants, it's COVID Jodo Yatra, not Bharat Jodo Yatra. Despite the government making its stand clear on Tawang, opposition politics continue to rage on, and in the latest, Congress President and LOP, the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge and opposition leaders staged a protest in front of the Gandhi statue at the Parliament today to demand a discussion on China. This protest all about? Protest is to demand a discussion in Parliament on China. That's what the protest is all about. The government is saying that a detailed statement has already been made on the floor of the House. I think there's a distinction between a statement and a debate. What we are demanding is a debate in the House. So the opposition political parties are now demanding a discussion, they are demanding a debate. Breaking up the Tawang face-off in Parliament, Sonia Gandhi raised questions over the intention of the government behind not holding a proper discussion on the situation at the border region, further asking why the government is not sending out a financial reply to Chinese transgressions. Heading out of the BJP, the BJP has now questioned Sonia Gandhi, asking what Sonia Gandhi's and Dr. Manmohan Singh's government did during the Chinese incursion, further alleging over the year that Congress has only tried to threaten FIRs and silence the media. NI yesterday submitted in a special NI court at Kochi that the banned PFI leaders in Kerala were in touch with some of the Islamic State and Al-Qaeda leaders. NI also submitted that there is a secret wing of PFI working to prepare a hit list of people belonging to other communities, and their activities were centered around the PFI office. And yet another proof of Pakistan role in drone dropping. BSF troops shot down a bug drone, Pakistani drone, in Punjab's Gurdaspur district after BSF troops fired 37 rounds. A fresh face-off EPS called for a massive statewide protest against the DMK government in a bid to show support and go ahead and prove the strength of the opposition. Meanwhile, OPS called for a meeting of district secretaries to discuss the future of the party. The price hike in the milk prices and many other basic necessities of people which they are deprived of these days. This protest is happening over 10 places to 15 places in Chennai alone and in different other places throughout the state as well. The state leader Edappadi K. Palaniswamy is making sure that this protest is happening everywhere so their voices can be heard out loud. And in a crackdown on gangsters, NIA conducted fourth set of raids in connection with the syndicate of gangsters over alleged involvement of gangsters in Pakistan's drone-dropping conspiracy. Raids were conducted across 10 locations in Haryana. Two statues of the former chief ministers of Tamil Nadu, MGR and Jayalalitha, have been placed near the Madras High Court Madurai bench premises after the guarders who found that a saffron shawl was put on the shoulders of the statue of Dr. MGR. A police complaint has been filed and a probe is underway. Viewers, much more coming up on the other side. We continue to be live and breaking. Union Health Minister reviews COVID-19 situation as cases witness surge in multiple countries. Another regressive move by the Taliban bans women from universities and higher education. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality.
your favorite service provider, Den, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call Den toll-free number 1-800-419-2020 now. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. Thanks for tuning in this Wednesday afternoon. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. We have our top stories lined up for you over the next half an hour. We start with the top headlines you're tracking this afternoon. Chinese troops push back. Government sets record straight, but opposition politics continues. Health Minister writes to Rahul Gandhi and the Rajasthan Chief Minister says follow COVID norms or stop the Yatra. Brazen violation of COVID norms at Rahul's Yatra. BJP now calls it COVID Jodo Yatra. Union Health Minister reviews COVID-19 situation as cases witness surge in multiple countries. NI reports make sensational disclosure, says PFI members linked to ISIS and the Al-Qaeda. Another aggressive diktat by the Taliban bans women from universities and higher education. Thanks for staying tuned. We start with breaking news coming in with the opposition now wading into the collegium system debate. In fact, Congress chief, Sonia Gandhi, the ex-chief of the Congress, has waded into the controversy, questioning the centre's stand. And Rijiju, meanwhile, has also responded to Sonia Gandhi's remark which she's made in relation to the collegium system. While Sonia has stated in a statement that there is an attempt to delegitimize the judiciary, Kiran Rijiju, while speaking to Republic, has stated that there is no conflict between the government and judiciary and that it is the Congress that wants to politicize the matter. So even as the centre making its stand clear, the opposition continues with its politics, and in the latest, the opposition has waded into the collegium system, to which Kiran Rijiju has responded. Let's listen into that response coming in from Kiran Rijiju. सोनिया गांधी ने ये कहा कि सरकार और जुडिशरी के बीच में जो टकराव है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्या कहेंगे? कोई टकराव नहीं है, हम अपना पोजीशन तो बता रहे हैं। कांग्रेस के लोग ही जुडिशरी को अटैक करते हैं,
और कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं रह गया है। कपिल सिब्बल ने कहा ना, ही हैज़ लॉस्ट फेथ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऐसे बातें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम जुडिशरी को इज्जत देते हैं। जुडिशरी के साथ मिलकर के ही न्याय व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। अगर मैं कुछ मुद्दे सामने में रखता हूं तो वो जवाब होता है। मुझे पार्लियामेंट में जब सवाल पूछते हैं तो मेरा दायित्व होता है उसका जवाब देना। ये जुडिशरी पे हमला नहीं होता है। और हमारे सरकार पिछले 8 सालों में आपने देखा होगा, मोदी जी के सरकार जो चल रहे हैं, एक ऐसा हमने बात नहीं की, ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे जुडिशरी को नुकसान हो। हम इस चीज़ को भरपूर मानते हैं कि जुडिशरी को सम्मान देना हमारा दायित्व है और सरकार और जुडिशरी मिलकर ही हम लोगों को लोगों का न्याय का व्यवस्था को खड़ा करना। All right, so Kiran Rijiju there responding to Sonia Gandhi's statement which she'd made earlier this morning, in fact targeting the government over the collegium system. We'll try and go across to Rhythm as well to get her perspective. But Rijiju there mincing no words and making it clear that there is no conflict between the government and judiciary when it comes to the collegium system, adding that it is the opposition, it is the Congress that wants to politicize the matter. This of course after Sonia Gandhi in the statement which she'd released, in fact the statement that was made by Sonia Gandhi at the Congress Parliamentary party meet had stated that in fact she'd questioned the government's stand on the collegium system and saying that how in fact she'd questioned the government. We have Rhythm also joining us. Rhythm, interesting there, how do you read into this Congress there wading into the collegium system and Kiran Rijiju of course responding to the same? Samiksha, I feel this is the most preposterous statement coming in from the Congress party, because in the past we've seen the kind of attempts they have made again and again to try and besmirch the reputation of the judiciary. It seems the Congress party and Sonia Gandhi have a selective amnesia. Why am I saying this? Because when they attack anybody of bringing attacks on the government, they first need to tell us, have they done that in the past? Whether it's the impeachment proceedings, I remember of a sitting Chief Justice of India, where they wanted to protest in Parliament and had press conferences, whether it was Rahul Gandhi in the Rafale case in the top court of the country, who took the longest time to give his unconditional apology to the Supreme Court, whether it's the, we remember 2017, 2018 phase or where there were 4 judges press conference. At that time, it was obvious Congress people who were present on the spot. When the Congress tried to besmirch the reputation of the judiciary, and what's very important to remember here is on a global scale, they All right, we'll try and go across to Rhythm again, but just to read out the statement that was made by Sonia Gandhi on the collegium system, where she said, and I quote, a troubling new development is the calculated attempt underway to delegitimize the judiciary. Ministers and even a high constitutional authority have been enlisted to making speeches attacking the judiciary on various grounds. It is quite clear that this is not an effort to provide reasonable suggestions for improvement. Rhythm is back with us. Rhythm, please continue. Yeah. Can you hear me, Samiksha? Yes. All right. So, Samiksha, like you were saying, the most important thing to remember here is, yes, there are judges appointing judges, which has come into a huge controversy with the government, the vice president, the law minister stating that there has to be a different way forward. We don't know what will happen on that. But for the Congress party and Sonia Gandhi to comment on this without remembering the selective amnesia that they've had when the Rafale deal is happening, Rahul Gandhi goes ahead, there is an unconditional apology to be given to Supreme Court, he forgets it. When they protest and impeachment proceedings are begun and questions are being raised on sitting Chief Justice of India by the Congress, they forget how to behave. And lastly, even when 4 judges press conference takes place, Samiksha, we find the presence astonishingly, surprisingly, of Congress additional Solicitor Generals of that time. So the bigger point here to remember, is this is not about the Congress versus the BJP. When it comes to the judiciary, their reputation should not be besmirched, because internationally, Samiksha, this will have this has a lot of consequences, which I do believe the Congress is very aware of.
Also, Rhythm, for our viewers also who are just tuning in, if you could once again take us through what Rijiju has said clearly maintaining the stand of the government that there is no conflict of interest between the government and judiciary when we talk about the collegium system. Absolutely. The law minister comes out and clarifies the stand after Congress's Sonia Gandhi says there are an efforts to reduce the standing of the judiciary. I find this almost contemptuous of court, because this is not the parliamentary language or the unparliamentary language that should be used by politicians, because the judiciary is sacrosanct. It's something that's above playing politics with. But let me tell you, like you said, Kiran Rijiju has come forward and said, clarified, there is no conflict between the government and the judiciary. The Congress wants to politicize the matter and they don't have faith in the Supreme Court. This back and forth can continue, but like I said, it's the sacrosanct repetition of the judiciary that needs to be maintained. All right, Rhythm, thank you for your insights on that. So Kiran Rijiju there making it clear that there is no conflict of interest between the government and the judiciary on the collegial system. Amid a sudden global spurt in COVID-19 cases, the health minister wrote a letter to Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot to consider suspending the Bharat Jodo Yatra, citing violation of COVID-19 norms. Echoing the voice of the health minister, BJP has now stepped up attack on Congress, calling it a COVID Jodo Yatra. Crying foul, Congress has said that COVID-19 norms are being violated by other political parties too. Mansukh Mandaviya's letter comes a day after the Union Health Ministry urged all states and union territories to ramp up genome sequencing of positive samples to keep track of newer variants. Bureau Report, Republic TV. Now, even as our forces pushed back the Chinese troops in the Tawang sector of Arunachal Pradesh, and this even as there was an attempt, of course, by the Chinese PLA to change the status quo at the LAC, the opposition, of course, continues to question our Jawans and the government's stand on the border issue. A lot of reactions coming in since morning. Let's listen in. एक तरफ चाइना हम पर वार कर रहा है, हमारे सैनिकों को आकर बार बार बॉर्डर पे कन्फ्रंट कर रहा है. दूसरी तरफ हमारा ट्रेड व्यापार जो बढ़ रहा है चाइना के साथ, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर ट्रेडिंग पार्टनर हमारा है तो चाइना है. 29% इंक्रीज हुआ है पिछले 8 सालों में. गलवान के बाद उम्मीद थी कि ये ट्रेड खत्म होगा, पर वो ट्रेड और बढ़ा है. Minimum demand that our floor leader had put to the party, legislative speaker, is that we should be allowed a discussion on it, and we were not allowed on it. So the major protest is regarding the throat of democracy being not allowed to voice their opinion. हमारी मांग है कि चीन के मामले पर संसद में चर्चा हो. जो सरकार ने चुप्पी साध ली है, सरकार ने मौन व्रत धारण कर लिया है, उससे जो विपक्ष परेशान. वो कहता आप कुछ तो बताओ, पूरा देश चीन के इस मामले पर, सीमा सुरक्षा के मामले पर आपके साथ है. सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई है, और इससे भारत और हमारे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, टूटने की संभावना बड़ी है. Slipping into a very short break, coming up on the other side, Mandaviya writes to Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister, says follow COVID norms or stop the yatra. NI reports makes sensational disclosure, says PFI members linked to ISIS and Al-Qaeda. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए. रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली
फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। टाइम पे खा लेना। और कल सुबह अपॉइंटमेंट है, भूलना मत। अरे 2 दिन के लिए तो जा रहे हो। हाँ, लेकिन ख्याल तो पूरी जिंदगी रखूंगा ना। HDFC लाइफ एन्युटी प्लान्स के जॉइंट लाइफ फीचर के साथ रखिए अपनों का ख्याल हमेशा। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। 2022 के Q1, Q2 और Q3 में सुबु ने कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया और 3 बार डिमोट होकर भी दिखाया, सीधा कैबिन से क्यूबिकल तक। पर सुबु तो उड़ रहा है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। Hey boss. Rahul, how come you're here? Boss, शाहरुख ने बताया। Charging station for my electric car. Ah, found it. Really? How? शाहरुख ने बताया। There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. People have been injured in a powerful blast in Khuzdar city of Balochistan. Shopian in Jammu and Kashmir, 3 terrorists shot dead in the encounter. Sitapur in Uttar Pradesh, where a couple has been arrested for over allegations of mass conversion. 4 Brazilian nationals also arrested. And news break coming in from Punjab, where we understand that there was suspicious movement that was noticed near the border fence, which resulted in firing by the BSF troops and seizure of 25 packets of what is suspected to be heroin in the district. So this was today early this morning when the BSF Jawans deployed at border observed some suspicious movement of smugglers on both sides of the border fencing in the area falling under the village near Fazilka. So what we given to understand is that 25 packets suspected to be heroin were seized by the BSF. In fact, initial search by the BSF troops in which 4 packets of contraband suspected to be heroin was wrapped with yellow tape from the border areas. We'll go across to Amandeep for more details on this, but news break coming in from Fazilka, where around 25 packets were found, in fact seized from the border area, which is suspected to be heroin. So a narco-terror bid seems to have been reported from the border area in Fazilka, which was foiled by the BSF Jawans. In fact, a suspected parked drone was also spotted at the border location in the Fazilka area of Punjab. Well, Gursimran is joining us for more on that. Gursimran, if you could give us more details on the suspected movement near the border in Fazilka. See, in Fazilka, the border security forces have foiled a smuggling attempt of narcotics into the Indian territory, and a huge cache of narcotics, 25 kilogram of heroin, has been recovered by the BSF, the international market worth of which is over 100 crore. To be very specific, 125 crore is the exact worth of this heroin that has been recovered, and this money in turn is used for the terror activities in Punjab. And the second attempt that was made in the Gurdaspur sector, where a Pakistani drone came into the Indian territory, and when it was fired upon by the BSF, it went back to the Pakistani territory, and 20 meters inside the Pakistani territory, it was shot down. It was brought down as it was shot by the BSF troops deployed on the international border. And today, during the morning searches, the Pakistani Rangers took away the Pakistani drone with them, which clearly establishes the Pakistani involvement, that how Pakistani establishment, the Pakistani Rangers, they are hand in glove with the operators of the drones who are pushing narcotics as well as weapons into the Indian territory. Because what is happening on the
the international border cannot be without the permission and active involvement of the Pakistani Rangers. So twin incidents proving that how Pakistan is desperate to push in narcotics, weapons as well as the cash into the Indian territory so that the terror groups can be provided frequently with the money so as to carry out the terror acts in Punjab. Samiksha. All right, Amandeep, thank you for the moment. So the news break coming in from Fazilka in Punjab, where a narco-terror bid seems to have been foiled by the BSF Jawan. Suspected movement was noticed near the border areas. In fact, not just this, around 25 packets of what is said to be heroin was also found in the border areas. The visuals there we'll just put out of what has been seized near the border in Fazilka of Punjab. There you see that suspected the packets in which what is suspected to be heroin was seized by the BSF Jawans. Not just this, a Pakistan drone movement was also spotted near the border area of Fazilka in Punjab. Now, a news break coming in relation to the Health Ministry writing to Rahul Gandhi as well as Rajasthan Chief Minister over not following COVID norms at the Bharat Jodo Yatra. In fact, sources suggesting that BJP has decided to call off its Yatra as well in wake of the rising COVID cases and the alarm that's been sounded by the Health Ministry. More breaking news that is just coming in that Ashok Gehlot has responded to Mandaviya's letter that he had addressed to Rahul Gandhi as well as the Rajasthan Chief Minister. We'll just put out more details of what we've been able to, the details that we've been able to gather as far as Gehlot's response to Mandaviya's letter is concerned. But remember, this letter that was earlier written by the Health Minister to the Rajasthan Chief Minister as well as the Gandhi sign in relation to the COVID alarm in the country. This, of course, in the backdrop of the rising COVID cases in countries including China. We are now given to understand that Ashok Gehlot has responded to this letter that was written by Mansukh Mandaviya to the Rajasthan Chief Minister. In fact, this letter that was written by the Union Health Minister to Rahul Gandhi, in which he had stated that there are no masks or sanitizers or no social distancing being observed in the yatra there that is being held by Rahul Gandhi, and that there is brazen violation of COVID norms. Not just this, he had said that all participants must be vaccinated. We have that bite of Ashok Gehlot. Let's listen in a response to the letter by Mansukh Mandaviya. वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है. अभी मैंने पत्र देखा है, कल का ही है. आप देखिएगा इनके हालात क्या, कितने बौखलाहट है. 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक पीपी चौधरी पाली के, एक निहाल सिंह जी गंगानगर के, वो कल ही पत्र लिखते हैं उनको कि राजस्थान में यात्रा चल रही है और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, और क्यों कोरोना फैल रहा है तो इसलिए आप इनको पाबंद करें कि ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं. और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर. अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी. ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने. मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का. तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार कि केंद्रीय मंत्री लिख रहे हैं भूमिका बनाने के लिए. कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए. उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा, जो मैं अभी देख रहा हूँ. अभी मैं रास्ते में पढ़ के उतरा ही हूँ. तो आप सोच सकते हो कि ये हालात है. तो बीजेपी खुद विचलित हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है, और होना स्वाभाविक है. जो सफलता मिल रही है यात्रा को. अब इनके नड्डा साहब आए थे यहाँ जयपुर में, अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आए थे. आक्रोश रैली का आह्वान किया, वो मीटिंग भी फेल हुई उनकी. अब आक्रोश रैलियाँ वो कहाँ गई इनकी, वो छिप गई है या गायब हो गई है. 2-3 जगह विरोध हुआ उनका, हमने बड़ा
अखबारों के अंदर, तो इनकी आक्रोश रैली फेल हो रही है, लोग इनको All right, there you heard Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot saying that the Yatra would continue. In fact, not acknowledging that letter that has been addressed by the Union Health Minister, saying that the Yatra would continue, but clearly no intent to follow the COVID norms. And those are the visuals there on your screens of how there is no social distancing that is being observed even as this Yatra continues in the backdrop of rising COVID cases. A very short break, but lots coming up on the other side. This very short break. Centre holds COVID review meet in wake of rising COVID cases. And Taliban's regressive diktat to not let women pursue higher education draws massive flack. Mr. Blanc, you're the world's greatest detective, right? In your words, there has been a murder. The killer wouldn't hesitate to kill again if it covers their tracks. Wow! Well, I'm out of here. Yeah, me too. Lock the doors. Stay in your rooms. Everyone is in danger. Are you calling me dangerous? Well, we'll see. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Reimagineering brighter futures with smarter steels. ArcelorMittal, Nippon Steel India. Smarter steels, brighter futures. With Beto's Diabetes Care Program, you get online doctor consultations, all your prescribed medicines and dietitian support on call. Get your complete diabetes management kit and expert advice with Beto's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740-1100. छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। And news in brief, Elon Musk takes to Twitter, says that he would step down as the Twitter CEO and that he's looking for a replacement. Reports suggest Ukrainian President Zelensky is planning to visit Washington, D.C. on Wednesday and may also meet U.S. President Joe Biden at the White House and will visit the U.S. Congress. A short break. NI report makes sensational disclosure, says PFI members linked to ISIS and Al-Qaeda. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call DEN toll-free number 1-800-419-2020 now.
क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो, एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए। रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है। देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में। एनपीएस में? रिया अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है। वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं। बात में तो दम है। एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है। अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ। जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। पेंशन है तो टेंशन नहीं। एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। हम इस पेंडेमिक को समझ के, सोच के और हैंडल करने में एक्सपीरियंस। आप लोग बात मानिए। और साहब की बात बोलना शुरू कीजिए सर। सर आज मीटिंग हुई कोविड की। ये करके मत बोलिए अभी सर, मत, आप अंदर चलिए प्लीज सर, थोड़ा अंदर सही तरीके से करना सर, एक ही बारी बोलना है तो बोल दीजिए सर, तरीके से पीछे जाओ यार सर। हाँ हाँ यार पीछे जाओ यार, ये कैसे कौन करता है? पीछे चलो यार, पीछे चलो। सब लोग यार सुन ही नहीं रहे, पीछे चलो भाई। चलो यार। जाएगा कि वहाँ से जो केसेस ऐसे आते हैं वो कौन सी बीमारी के फेस के ऊपर H1N1 या कोविड में कई बार फर्क नहीं होता, तो पता करा जाए कि ये जो निमोनिया के अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के केसेस आते हैं वो क्या। तो ये हमारा फैसिलिटी बेस्ड सर्वेलेंस जो है नेटवर्क, उसको और एनर्जाइज करेंगे और चलता हुआ है, अच्छा चला हुआ है वो करेंगे। दूसरा हमारा कम्युनिटी बेस्ड सर्वेलेंस है NCDC का IDSP के अंतर्गत, उसके से भी रिजल्ट्स वॉच किए जा रहे हैं, वहाँ भी कोई पैनिक का सिग्नल नहीं है। तीसरा सिस्टम हमारा वायरोलॉजिकल सिस्टम है, जो 28 लेबॉरेटरीज़ हैं ICMR की और NCDC की मिला के, उनके ऊपर भी वॉच है। वो 3-4 जगह में से वायरोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे करते हैं कोई भी व्यक्ति को जब निमोनिया ILI जैसे सिम्टम होते हैं। इसके अलावा हमारा इंसाकॉक सिस्टम, तो सब जगह से जो वेरिएंट आते हैं, वायरस आते हैं, उनको जीनोमिक सीक्वेंस करता है, वो 50 लेबॉरेटरीज में। तो सारा ही ये सिस्टम, और फिर वेस्ट वाटर सर्वेलेंस है। इस सारे सिस्टम को माननीय मंत्री जी ने उनका जायज़ा लेने के बाद कहा है कि उसमें इंटेंसिफाई किया जाए, रिगर लाया जाए और उसके SOPs को फॉलो करा जाए, और अप्रिशिएट भी किया कि अच्छा काम हो रहा है, उसके ऊपर हम वॉच करें। दूसरा पॉइंट है कि इसी की समीक्षा के लिए जैसे ज़रूरत होगी माननीय मंत्री उसकी समीक्षा लेंगे, लेकिन हर हफ्ते मिलने का फैसला करा गया है कि वी आर मीटिंग एवरी वीक एंड एज रिक्वायर्ड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मिनिस्टीरियल लेवल रिव्यू विल बी अंडरटेकन। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं, तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा
तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी अबंडेंट प्रिकॉशन क्या है कि हमें प्रिकॉशन डोज हमारी ड्यू है। लगभग देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल है, तो उसको तरफ जाइए। और पर्टिकुलरली जो हमारे सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो कोई छूट गए हैं प्रिकॉशन डोज से, तो हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज़्यादा ख्याल करना है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लीजिए, लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है, गाइडेड है, और उसको आप लीजिए। अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं, तो मुझे मास्क लगाना है। अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी मैं सबसे पहले तो सदन के हरसिमरत बहन से शुरू कर पाटिल साहब तक जिन 53 सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे हैं, उनका सरकार की ओर से और समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस विषय को राजनीतिक रंग देने की जगह इस विषय को एक समस्या के नाते सदन ने बहुत गंभीरता से लिया है। क्योंकि हम सब लोग राजनीतिक है, अलग अलग राजनीतिक दल से आते हैं, सत्ता में है, विपक्ष में है, तो थोड़ा बहुत तड़का लगता है राजनीति का। पर उसके तारतम्य को अगर निकाले चर्चा के, तो यहां के हो या वहां के, सभी सदस्यों ने इस बात को स्वीकारा है कि गंभीर समस्या है, हमारी नस्लों को बर्बाद करने वाली समस्या है, और अब आगे जाकर ये कारोबार से जो मुनाफा होता है वो आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी उपयोग में आता है। इसके गंभीर प्रकार के साक्ष्य और सूचनाएं भी तंत्र के पास उपलब्ध हुई हैं। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है, और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को
बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मान्यवर, ये लड़ाई न केंद्र की है, न राज्य की है, न कोई एक विभाग की है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों ने मिलकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसका परिणाम लाना है तो बहुआयामी लड़ाई लड़े बगैर ये परिणाम नहीं आ सकता है। बॉर्डरों को से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा, एयरपोर्ट और बंदरगाहों से भी ड्रग की एंट्री को रोकना पड़ेगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी सतर्कता के साथ इन टोटो जो योजना बनी है इसका एक हिस्सा बनकर एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य की एंटी नारकोटिक्स सारी एजेंसियों ने भी एक पेज पर रहकर काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ पुनर्वसन और व्यसन मुक्ति के लिए समाज कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी साथ में रहना पड़ेगा। इसके सभी आयामों को अगर हम एड्रेस करते हैं और सभी आयामों को ये लड़ाई के अंदर एक समान तीव्रता से जोड़ते हैं, तभी जाकर हमारा ड्रग फ्री इंडिया का स्वप्न साकार हो सकता है। मान्यवर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लड़ाई केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर लड़नी है। हमारे संघीय ढांचे में राज्य सरकारें कई सारी पार्टियों की होती है, कई बार केंद्र में भी मिली जुली सरकारें आती हैं, परंतु मैं आज ये बात सदन के सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि जहां तक ड्रग के खिलाफ लड़ाई का सवाल है, देश की सभी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को गंभीरता के साथ लड़ा है। और जो भी योजनाएं गई, जो भी सूचनाएं गई, उसका इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स और इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी इन पावर सभी राज्यों ने बहुत अच्छे ढंग से अमल भी किया है। इसलिए कम से कम एक मुद्दा ऐसा है जिसमें तरीकों में थोड़ा बहुत बदलाव राज्य की जियोग्राफिकल सिचुएशन और आर्थिक व्यापार करने की पद्धति को लेकर हो सकता है, तरीकों में बदलाव, परंतु इसमें कोई मतभेद नहीं है, सब एक पेज पर है। मान्यवर, जहां तक बॉर्डर के राज्य हैं, कल सभी बॉर्डर के राज्यों के सदस्यों ने गंभीरता से विषय रखा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बॉर्डर से ट्रेड का सवाल है, पाकिस्तान के साथ अभी कोई ट्रेड हमारा बॉर्डर से नहीं होता है, इससे ड्रग आने का सवाल नहीं है, परंतु इससे हमारी दिक्कतें समाप्त नहीं होती। ड्रोन से आता है, तस्करी से आता है, सुरंगें बनाकर भेज देते हैं, बंदरगाहों के माध्यम से आता है, एयरपोर्ट से माध्यम से आता है। तो व्यापार बंद करने से इस समस्या का समाधान नहीं आया है। समस्या को जहां जहां पर वो लोग अपना नया तरीका ढूंढते हैं, उसको हमें नसीहत करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। मान्यवर,
एक बहुत सारे सदस्यों का सुझाव आया। तो हो गया भैया, आगे मेरा पूरा भाषण समाप्त होने के बाद आप कुछ कह सकते हैं। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, ढेर सारे लोगों ने कहा, दादा ने कहा कि इसमें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा कि इसको कठोर बनाना चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। जो दादा आपको भाषण करना है तो मैं बैठ जाता हूं, 10 मिनट बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना आपकी उम्र के लिए अच्छा है ना आपकी सीनियोरिटी के लिए अच्छा है। मैं बैठ जाता हूं, आप भाषण करिए 10 मिनट प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, हर बार नहीं करनी चाहिए, विषय की गंभीरता को समझना चाहिए, तो बोले नहीं होते। क्रोधित नहीं होता हूं भैया, समझाता हूं। कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को भी। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होने चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर डालना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही, जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। मान्यवर, जहां तक ड्रग के कारोबार पर सख्ती का सवाल है, भारत सरकार ने विगत 3 सालों से ढेर सारी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे बड़ा बदलाव हमने किया है, जैसे गृह मंत्रियों के सम्मेलन में भी मैंने आग्रह से किया था, इसके बाद सभी गृह मंत्रियों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर भी मैंने कहा था, किसी भी इन्वेस्टिगेशन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ड्रग की किसी भी जब्ती को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। एक जगह ड्रग की छोटी सी पुड़िया भी मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन को, ये ड्रग कहां से आई, वो सरहद तक ले जाना पड़ेगा, तभी जाकर पूरा नेटवर्क ध्वस्त होगा। और अगर किसी बंदरगाह पर, एयरपोर्ट पर ड्रग पकड़ा गया तो वो ड्रग छोटे सी छोटी पान की दुकान पर कैसे जाना था, वो पूरे नेटवर्क का अगर हम जांच करते हैं तभी जाकर ये समस्या का समाधान होगा। मैंने सभी गृह मंत्रियों को यह भी कहा है, उसमें राज्य की भी सीमाएं आती है, कई बार अंतर्राज्य अंतर्देशीय सीमाएं भी आती हैं, अंतर्राज्य की सीमा भी आती हैं, सीमा के पार भी इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। उस वक्त एनसीबी और एनआईए 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है
जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हर एक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन देश की सरहदों के बाहर जाता है तो आप वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की भी मदद ले सकते हैं। एनआईए आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। और मुझे आनंद है मान्यवर, लगभग 42 इन्वेस्टिगेशन राज्यों ने एनसीबी या एनआईए को दिए हैं और सफलतापूर्वक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आज तीनों एजेंसियां, राज्य की, एनआईए और एनसीबी आगे बढ़ रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमने मिले हैं। और राज्य के सहयोग से केंद्र का नारकोटिक्स के सामने लड़ने की गति भी दुगनी हुई है और उत्साह भी दुगना हुआ है। मान्यवर, एनसीबी और एनआईए को जो केस सौंपे गए, वो केसों को हमने राज्य की एजेंसियों को साथ में रखकर भी इन्वेस्टिगेट किया है। मान्यवर, अभी एक गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट का उल्लेख आया। मैं थोड़ा अप्रोच बदलने की बात करता हूं। एक गोल्डन ट्रायंगल जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ये ड्रग के व्यापारियों ने उसको गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट नाम दिया है। मैं जब भी बैठक में इन क्षेत्रों का शब्द प्रयोग करता हूं तब डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट कर ही करता हूं। ये मौत का व्यापार करने वाले, हो सकता है वो गोल्डन ट्रायंगल हो नशे के कारोबारियों के लिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए। और ये हमारे अप्रोच के अंदर बदलाव समग्र दुनिया के सामने बहुत बड़ा संदेश भेजेगा। मान्यवर, नारकोटिक्स के खिलाफ भारत सरकार के गृह विभाग ने जो लड़ाई, भारत सरकार के वित्त विभाग ने जो लड़ाई छेड़ी है, और इसमें समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग हमारी मदद में है, इसमें हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके 3 हिस्से हमने रखे हैं। संस्थागत संरचना की मजबूती, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसको स्ट्रॉन्च करना, जवाबदेह करना और सतत मॉनिटरिंग से उसको अलर्ट रखना। सभी नार्को एजेंसियों का, जिसमें स्टेट की नार्को एजेंसी भी आती है मान्यवर, और केंद्र की भी सभी डिपार्टमेंट आते हैं, उनका सशक्तिकरण और समन्वय, उनको एम्पावर करना और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, और एक विस्तृत अभियान जागरूकता और पुनर्वसन के लिए हाथ में लेना। ये 3 विभागों में ये लड़ाई की संरचना गृह विभाग ने की है, क्योंकि मान्यवर ये सीमा रहित अपराध है। ये अपराध की कोई सीमा ही नहीं। कहीं से बैठकर कोई इसका व्यापार कर रहा है और बच्चे हमारे फंस रहे हैं, पीढ़ी नस्लें हमारी बर्बाद हो रही। तो जब तक कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन नहीं होता है, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। तो 3 स्तर पर, त्रिसूत्रीय फॉर्मूला पर हम आगे बढ़े हैं और ये तीनों सूत्रों पर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आगे बढ़े हैं। ये किसी एक डिपार्टमेंट की लड़ाई नहीं है, किसी एक सरकार की नहीं है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसके सभी डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर और देश की सभी सरकारों ने साथ में मिलकर ये लड़ाई को लड़नी है। मान्यवर, हमने जो प्रमुख इनिशिएटिव लिए हैं, इसमें संस्थागत संरचना की मजबूती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। 2019 में हमने 4 स्तरीय एनकोड की स्थापना की है। एक शीर्ष स्तरीय एनकोड है, इसके बाद में एग्जीक्यूटिव कार्यकारी स्तर पर एनकोड समिति है, उसके बाद में राज्य स्तरीय एनकोड समिति बनी है और इसके बाद में जिला स्तरीय एनकोड समिति बनी है। तो जिला से लेकर केंद्र तक ये एनकोड समितियों के माध्यम से एक समन्वय स्थापित किया है और केंद्र में भी नीति निर्धारण करने वाले लोग और एग्जीक्यूशन करने वाले लोग,
इसके लिए भी शीर्ष स्तरीय कमेटी और कार्यकारी समिति, इस प्रकार के 2 हिस्से हमने किए हैं। अभी 5वीं शीर्ष स्तरीय एनकोड कमेटी की बैठक हुई थी, मैंने ही इसकी अध्यक्षता की थी और ढेर सारे फैसले हमने लेकर नीचे राज्यों को पहुंचाए हैं। अब वो जिले तक परकोलेट हो गए। मगर इस स्तर पर मैं सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को भी सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ढेर सारे राज्यों ने, लगभग 100% राज्यों ने राज्य स्तरीय एनकोड समिति बना ली है। इसकी मीटिंग्स भी होती है, इसकी मिनट्स भी आती है और वहां पर केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों को बिठाते भी है, चर्चा भी करते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिला स्तरीय संरचना का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब तक डीसीपी और कलेक्टर इकट्ठा बैठकर, समाज कल्याण अधिकारी इकट्ठे बैठकर और हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा इकट्ठा बैठकर जिला स्तर पर इसकी मीमांसा नहीं करेंगे, ये हमारी लड़ाई सफल नहीं होने वाली। आज तक देश के सिर्फ 32% जिलों में, हम 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, 32% जिलों में ही समिति बनी है। इस सदन के माध्यम से मैं देश भर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और केंद्र शासित प्रदेश के सभी सरकारों को, एलजी को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंटरेस्ट लेकर आप अपने अपने राज्य में जिला स्तरीय एनकोड समिति की रचना करें। जिस दिन राज्य के, देश के सभी जिलों में जिला स्तरीय एनकोड समिति बन जाएगी और राज्य स्तरीय एनकोड समिति को उसका फीडबैक मिलेगा, ये लड़ाई हमारी बहुत मजबूत हो जाएगी। एनकोड नोडल एजेंसी के तौर पर हमने मान्यवर एनसीबी को रखा है। इसके तहत भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक दल, ड्रग कंट्रोलर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनटीआरओ, पोर्ट ट्रस्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोस्टल पुलिस और राज्य की नार्को एजेंसी, ये सब मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके लिए मान्यवर हमने एक एनकोड पोर्टल भी बनाया है जो एनसीबी चलाती है। एनकोड पोर्टल का काम डेटा इंटीग्रेशन का है। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में एनकोड पोर्टल बन गया है और अब बहुत अच्छा काम कर रहा है। राज्य स्तर के एनकोड तंत्र के भी सभी 4 राज्य स्तरीय हितधारक इसके मेंबर हैं मान्यवर, और बहुत सारी एजेंसियों के तालमेल को इस एनकोड पोर्टल के माध्यम से सुचारू रूप से हमने नीचे तक पहुंचाया है। 2 साल हो गए हैं पोर्टल बने हुए। 2 साल में हमने बहुत अच्छे परिणाम, बड़ी बड़ी जब्तियां ये पोर्टल के माध्यम से की है और पोर्टल पर ढेर सारी जानकारियों को भी डाला है। अधिकृत एजेंसियों के सारे नंबर डाले गए हैं, समस्त जानकारियां डाली है। भारत सरकार ने किए हुए सारे एमओयू डाले हैं, द्विपक्षीय समझौतों को डाला है। प्रशिक्षण कैलेंडर जो देश भर का है, लॉयर्स का प्रशिक्षण कैलेंडर, इन्वेस्टिगेटर का प्रशिक्षण कैलेंडर और पुनर्वसन का काम करने वाले सोशल वेलफेयर के अधिकारियों का प्रशिक्षण कैलेंडर, उसको भी डाला है। कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो प्रो प्रोसिक्यूशन है उसको भी वहां डाला है। एनुअल रिपोर्ट भी वहां डाल दी जाती है। एनसीबी की हैंडबुक जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके लिए है, वो भी हमने इस पर डाला है। मीटिंग्स की मिनट्स भी इस पर 24 घंटे में अपलोड कर दी जाती है और एटीआर को भी अपलोड कर जाती है। एक प्रकार से संपूर्ण सूचनाएं एक ही जगह से जिले स्तर के, पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकारी को भी उपलब्ध हो जाए, इस प्रकार की प्रणाली हम लेकर आए हैं और उसको एक ही छत्र के नीचे चलाकर राज्यों को और पुलिस स्टेशन तक की पूरी चीजों को हमने कोऑर्डिनेट किया है। आने वाला भी इंटरपोल की जनरल असेंबली हमारे देश में हुई, उसमें नारकोटिक्स और टेरर लिंक्स पर विषय मैंने उठाया था और वहां पर
भारत की ओर से आग्रह किया गया है कि इंटरपोल नारकोटिक्स और टेररिज्म और नार्को के व्यापार से टेररिज्म का वित्त पोषण, ये 3 विषयों पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म सभी देशों का बनाए तो सभी देश इससे आगे बढ़ सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी हो सकता है। यहीं पर अभी नो मनी फॉर टेरर का पूरे देश भर के गृह मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। वहां पर भी हमने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, नारकोटिक्स की लड़ाई के लिए बहुत थ्रस्ट दिया गया है। मान्यवर, हमने एक संयुक्त समन्वय समिति भी बनाई है और केंद्रीय स्तर पर इसकी ढेर सारी बैठक भी की है। एनसीबी की कैडर को भी हमने पुनर्गठित किया है। 419 पदों का सृजन कर जिसमें सीनियर ऑफिसर ज्यादा है क्योंकि राज्यों को असिस्ट करना है, इसको हमने आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है। नार्को अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निदान, उसको भी तैयार किया है और हर केस की चालान और हर केस के जजमेंट को इस पर अपलोड कर प्रोसिक्यूशन के वकीलों के लिए टिप्स भी इस पर उपलब्ध है। और इसके साथ साथ इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के लिए भी जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली और जेल का डेटा दोनों भी हम साझा कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग नेटवर्क के चार्ट को भी हमने मैपिंग कर लिया है और पूरे राज्यों में ड्रग आने का रास्ता कौन सा है और उसके नेटवर्क की संभावनाएं क्या है, उसको भी 472 जिलों में हमने मैप कर राज्यों को भेज दिया है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज। 2 साल तक भारत सरकार के सभी अधिकारियों ने 472 जिलों का मैपिंग किया है, सर्वे के आधार पर किया है, सूचनाओं के आधार पर किया है और जो जब्ती की गई, जो केस बने गए, जो सजाएं हुई हैं और जो इंट्रोगेशंस के रिपोर्ट्स आए, ये सबको संकलित करके मैं इस सदन में बैठे हुए सभी व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, कितना भी बड़ा अपराधी है 2 साल में स्थिति ऐसी आने वाली है, इसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे। और ये सुनकर अगर किसी को इसमें से वापिस आ जाना है तो अच्छी ही बात है, आ सकते हैं। मान्यवर, NDPS के तहत हमने सीमा सुरक्षा बल, SSB, असम राइफल, ये तीनों को केस करने के अधिकार दे दिए गए हैं क्योंकि कहते हैं भाई सीमा भारत की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, निगरानी नहीं रखते, ड्रग वहां से आ रही है। और जब BSF को अधिकार देते हैं तो कहते हैं राज्यों के अधिकार ले लिए, तो BSF वहां क्या करेगी भाई? आप बताइए मुझे, क्या करेगी? मान्यवर, ये ऐसा मसला नहीं है। और BSF कौन सी फॉरेन एजेंसी है? हमारे देश के दुश्मन ड्रग भेज रहे हैं, BSF वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। SSB वाले पकड़ेंगे, केस करने का अधिकार नहीं है। क्या करेंगे निहत्था बैठकर? जो लोग इसको पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं वो ड्रग के कारोबार का समर्थन कर रहे हैं। एजेंसियां निहत्थी होकर काम नहीं कर सकती। मान्यवर, एजेंसियों को अधिकार देना पड़ेगा और मेरा स्पष्ट मानना है कि एजेंसियों को अधिकार देना चाहिए। हमारी एजेंसियों पर, देश की एजेंसियों पर, देश का संसद को अगर भरोसा नहीं है तो किस हिम्मत से वो काम करें? मान्यवर, इसी तरह से भारतीय तटरक्षक और सारे जो कोस्टल पुलिस स्टेशन बने हैं राज्यों के, उसको भी अधिकार दिया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को भी हमने अधिकार दिया है और NIA को दुनिया भर में अगर हमारे देश में ड्रग के कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आज NIA दुनिया भर के देशों में जाने के लिए इसी संसद ने उसको सशक्त किया है, अधिकार दिया है और एम्पावर किया है। मान्यवर, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी हमने ढेर सारे एक्सपर्ट्स हायर किए हैं। वित्तीय दस्तावेजों के विश्लेषण और उस पर से तारण निकालने के लिए
ढेर सारी एक्सपर्ट्स की टीम भारत सरकार के गृह विभाग ने हायर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कई ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं जिससे सॉफ्टवेयर के आधार पर ही इसको पकड़ा जा सके। और अभी अभी जो जिक्र करते थे कि गुजरात की बंदरगाह से 3000 किलो नशा पकड़ा गया, जो आज तक का सबसे बड़ा कैच है, वो कस्टम के सॉफ्टवेयर एनालिसिस के आधार पर ही पकड़ा गया। और मान्यवर, अभी कुछ सदस्य पढ़ रहे थे, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, सिर्फ एक दृष्टिकोण के बदलाव की विनंती करना चाहता हूं। किस राज्य में से सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए, उसका मतलब हम ये ना निकाले कि वो राज्यों में सबसे ज्यादा ड्रग है। इसका मतलब ये है कि वो राज्य सबसे ज्यादा काम करता है और पकड़ता है। अगर पकड़ते ही नहीं है तो कुछ नहीं पकड़ा जाएगा, तो फिर पंजाब में ड्रग ही नहीं है। अगर पकड़ना नहीं है तो आंकड़े अच्छे ही हो जाएंगे। मगर क्या इस शुतुरमुर्ग नीति से हम देश को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। हमारा मुंह मिट्टी में डालने से आंधी नहीं चली जाती मान्यवर, आंधी को फेस करना पड़ता है, सीने पे झेलना पड़ता है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मिनट मान्यवर कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे ड्रग कहां से आ रहा था। ड्रग गल्फ कंट्रीज से आ रहा था। इसके मालिक कौन है, उनको सारे के सारे पकड़ लिए गए हैं, फैक्ट्रियां सील कर दी गई हैं और उसके आधार पर देश के 12 राज्यों में रेड कर वहां भी कारोबार करने वालों को पकड़ लिया। और दूसरी बात, अभी मेरे पास नहीं है, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की तरह सदन में जवाब देना पड़ेगा, तो मैं डिटेल लेकर नहीं आया हूं, मगर चालान कर दिया गया है, ऑनलाइन उपलब्ध है, सर्च कर नहीं मिलना है तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, संपत्तियों को जब्त करने के लिए भी हमने कार्य पद्धति डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सर्कुलरेट कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग की चैनलें, हवाला लेन देन और डार्क नेट, ये तीनों के लिए हैकाथॉन कर हमने ढेर सारे बच्चों के टैलेंट को संग्रहित कर एक बहुत सटीक रणनीति बनाई है, जो सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारी चैनलों का उपयोग कर कोई मानता है कि एजेंसियों की नजर के बाहर जाएगा, तो वो ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे लोग पकड़े गए हैं और आगे भी अभियान। हमने नारकोटिक्स के पकड़ते वक्त और एयरपोर्ट पर और बंदरगाहों पे डॉग स्क्वाड की तंगी थी, तो हमने हमारे ही स्वदेशी डॉग की नस्ल को तैयार कर अब बहुत बड़ी मात्रा में डॉग स्क्वाड बना लिए हैं और हम राज्यों को भी मान्यवर दे रहे हैं। मान्यवर, एनकोड के स्ट्रक्चर से जो प्रभावी समन्वय हो रहा है, इसको नीचे तक ले जाने के लिए हमने ढेर सारी सूचनाएं दी हैं। इसके साथ साथ एकीकृत ड्रग डेटा, सूचना प्रबंधन, सरकारी आदेश, सरकारी कानूनों, जो मैपिंग किया गया है इसकी डिटेल्स, मैपिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जो नियम बनाए गए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और न्यायालय के अच्छे प्रोसिक्यूशन के पक्ष में आए हुए आदेशों का एनालिसिस और आर्ग्यूमेंट्स, ये सारा तैयार कर जिला स्तर तक एनकोड के माध्यम से हमने भेज दिया है। मान्यवर, डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी हमने बनाया है। राज्यों और संघ क्षेत्रों के समर्पित एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स भी राज्यों की सहायता में उपलब्ध है। इसके साथ साथ फार्मा डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है, दोहरे उपयोग वाली दवाइयों के लिए कितना मिनिमम उपयोग हो सकता है, इस पर भी एक अधिकारियों का समिति बनाकर
कितनी दवाओं पर बैन कर सकते हैं, जिसके विकल्प उपलब्ध हैं वो दवाइयों को पूर्णतः बैन कर दिया जाए। इस पर भी काम चालू है। 4 मीटिंग हो गई है, अंतिम मीटिंग मार्च महीने में रखी है। मुझे आशा है कि ढेर सारी दवाइयों को प्रतिबंधित श्रेणी में हम ले जाएंगे, जिससे इसके उपयोग पर रोक लगाई जा सके। मान्यवर, समुद्री रास्ते से तस्करी रोकने के लिए मैं इतना बताता हूं कि एक जमाना था जब सीमाओं से नारकोटिक्स आता था, आज भी आता है, ड्रोन से आता है। जो ओपन सरहदें हैं उत्तर पूर्व की, वहां से भी आता है, परंतु 60 से 70% नारकोटिक्स अब समुद्री रास्ते से और एयरपोर्ट से आता है। इसको पकड़ने के लिए भी हाई लेवल टास्क फोर्स बना दिया गया है और हमने भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनसीबी चारों की संयुक्त साप्ताहिक बैठक कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जिसमें कस्टम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर को भी रखते हैं। तो हम एक भी कोना ऐसा छोड़ना नहीं चाहते जहां से ड्रग की अवैध कारोबार भारत के अंदर प्रवेश हो। मान्यवर, अवैध खेती का जहां तक सवाल है, हमने कुछ सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। मैं मणिपुर के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि सबसे पायलट प्रोजेक्ट हमने वहां लिया था। वहां पर लगभग 1000 हेक्टर अवैध नशे की खेती को डिस्ट्रॉय कर उनको वहां पर हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन कर रिहेबिलिट करने का प्रयास किया। इसी प्रकार का प्रोग्राम हमने राजस्थान के लिए भी बनाया है, मध्य प्रदेश के लिए भी बनाया है, सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए भी हमने बनाया है। और ये हमारा जो अध्ययन समूह है गृह मंत्रालय का, इसने बहुत अच्छा रोड मैप राज्यों को बनाकर इस विषय में दिया है। मान्यवर, डार्कनेट और क्रिप्टो पर लगाम लगाने के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा कि एक अलग अलग प्रकार के हैकाथॉन किए गए, देश के चारों कोनों में किए गए, लगभग 3200 से ज्यादा युवा इसके अंदर हिस्सा लिए, ढेर सारी चीजें हमें प्राप्त हुई है। इससे एक एमओवी बनाया गया है। परंतु इसके साथ साथ मैक, जो एक सभी एजेंसियों के समन्वय का सेंटर है, सब मैक के रूप में हमने नार्को के लिए एक अलग मैक की व्यवस्था को गठित किया है और इसके अंदर नार्को ट्रैफिकिंग प्लेटफॉर्म की निगरानी, ड्रग नेटवर्क के इंटरसेप्शन, ट्रेंड्स के निरंतर एनालिसिस, डेटाबेस के अपडेट को एनालिसिस कर नई रणनीति बनाना और कार्य प्रणाली और नोड्स पर ध्यान देते हुए एक बहुत अच्छी रणनीति साप्ताहिक इसका रिव्यू हम करते हैं और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा फायदा मान्यवर हुआ है। नार्कोटिक्स का प्रशिक्षण का मॉड्यूल भी बनाया गया है। 5 अलग अलग प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए गए हैं, जिसके अंदर नार्कोटिक्स के केस को किस तरह से लड़ा जाए, चालान करने के पहले मिनिमम क्या इसके अंदर चीजें हमें इंक्लूड करनी है, इसके साथ साथ जब जब्ती होती है तब क्या केयर लेनी है जिसका फायदा व्यापार करने वालों को प्रोसिक्यूशन के वक्त न मिल पाए। तीसरा, पुनर्वसन के लिए भी एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाया है। चौथा मॉड्यूल इलेक्ट्रॉनिक एनालिसिस का, सारे डेटा के एनालिसिस का बनाया है। और 5वां मॉड्यूल समन्वय के लिए, अगर फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो ऑनलाइन समन्वय कैसे हो सकता है, इसका भी हमने मॉड्यूल बनाया है। और ये 5 अलग अलग मॉड्यूल का डिस्ट्रिक्ट तक का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि राज्य स्तर के ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिसंबर को सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के हमने समाप्त कर दिए गए और 40% डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम हो चुका है। नार्कोटिक्स के फॉरेंसिक के लिए भी एनसीबी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बीच में हमने एक समझौता किया है और नार्कोटिक्स की रीजनल लैब हम लगभग देश में 6 भारत सरकार बना रही है, जिससे सैंपल के टेस्टिंग के अंदर देरी नहीं होगी, किसी के बेल होने का संभावना को मिनिमम कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था आज हमने करी है और उसमें डेट के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं होगी, क्वांटिटी के हिसाब से प्रायोरिटी होगी, जिससे संजीदगी वाले केस जो है, बड़ी मात्रा वाले केस है, उसके अपराधियों को बेल न मिल पाए। और मान्यवर, ये इससे काफी लोगों को तकलीफ पड़ेगा, मुझे मालूम है, मगर हम चाहते ही है कि उनको तकलीफ पड़े, इसलिए व्यवस्था को मान्यवर किया है।
जहां तक नशामुक्त भारत का अभियान है मान्यवर, मैं आपको कुछ चीजें सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि न्याय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त 2020 को ये अभियान को हमने लॉन्च कर दिया गया है और 372 जिले जो मैंने कहा मैपिंग किए हुए हैं, वो सभी 372 जिलों में लगभग हमने इसको नीचे तक तहसीलों तक पहुंचाने की शुरुआत की है। इसके तहत लगभग 2.7 लाख से ज्यादा शैक्षिक संस्थाओं में 14 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने नशा मुक्ति का शपथ लेने का कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से मान्यवर किया है। 8000 से ज्यादा मास्टर स्वयंसेवकों की पहचान कर दी गई है जो मिनिमम मानदेय लेकर अपना ये काम करते हैं और सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी इसकी प्रसिद्धि करते हैं। नशा मुक्ति की राष्ट्रीय ऑनलाइन शपथ के माध्यम से लगभग 1 लाख शैक्षिक संस्थाओं को और इसके माध्यम से और युवाओं को इसके साथ जोड़ने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जो ऑनलाइन सफलता होगी, FCRA का जिक्र कर रहे थे, इसमें ढेर सारे NGO भी जुड़े हैं, मगर ये NGO ऐसे हैं जो भारत के समाज को स्वस्थ करना चाहते हैं। कुछ NGO ऐसे होते हैं जो भारत के समाज को प्रताड़ित करना चाहते हैं। दोनों के लिए भारत सरकार की नीति एक नहीं हो सकती। FCRA के कानून का जो पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी, कोई दया का भाव नहीं रखा जाएगा। विदेश से आए हुए धन के स्रोत राज्य की निगरानी में नहीं हो, ऐसा नहीं चलेगा। बहुत चला लिया जब आपकी सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, देश को खत्म करने के लिए देश के अंदर एक कानी पाई भी हम नहीं आने देंगे। आज भी पीएम केयर्स फंड की तफ्तीश होगी। पीएम केयर्स फंड की माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, इस मिशन के अंदर चिन्मय मिशन भी जुड़ा है, रामकृष्ण मिशन भी जुड़ा है, आर्ट ऑफ लिविंग भी जुड़े हैं, ब्रह्मा कुमारीज भी जुड़े हैं, निरंकारी मिशन भी जुड़ा है और ढेर सारे आध्यात्मिक, धार्मिक और सामाजिक संगठन भी जुड़े हैं। इन पर कोई तकलीफ नहीं है, उनको FCRA के कानून से कोई दिक्कत भी नहीं है। मगर जो लोग देश के अंदर देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं और इसके लिए FCRA का उपयोग करना चाहते हैं, तो वो कानूनन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इस पर सख्त कार्रवाई। मान्यवर, हमने लगभग 341 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर भारत सरकार के फंड से बन गए हैं और 300 बना रहे हैं, जिसके अंदर दुनिया भर की आधुनिक से आधुनिक रिहेबिलिटेशन की पद्धतियों को अपनाया जाएगा और हमारे बच्चों को फिर से एक बार देश के विकास के साथ जोड़ने का इसके माध्यम से मान्यवर हम काम करेंगे। और नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता के लिए हमने सबसे ज्यादा युवाओं को जोड़ने की रणनीति अपनाई है। जैसे जब हम उम्र बात करता है तो जल्दी युवा उसको सुनता है, तो युवा इसकी चपेट में न आए, इसके लिए हमने करे हैं। 41 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज भी सरकारी अस्पतालों में जो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं, इसके लिए हमने शुरू की है और 75 बनाने का हमारा कार्य योजना है। मान्यवर, 72 आउटरीच ड्रॉप इन सेंटर भी बनाए हैं, जिनको अभी शुरू में लत लगी है, उसको जिसको लत के कारण शरीर बर्बाद हो गया है, मन बर्बाद हो गया है, इसके साथ बिठाते हैं तो भयावह परिणाम देखकर वो नशे की लत से वापिस आता है। ऐसे भी सेंटर हमने लगाए हैं और लगभग 2 लाख परामर्शदाता भी हमने तैयार किए हैं जो ऐसी केस में परामर्श देने का काम करते हैं। मान्यवर, नशा मुक्ति के लिए मैंने जैसे कहा कि एनकोड की बैठक स्वयं मेरी अध्यक्षता में हुई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर मैंने क्षेत्र वाइज भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। दक्षिण का बैठक बाकी है, बहुत जल्दी कर दूंगा। बाकी असम भी किया, गुजरात में भी किया, पंजाब में भी किया। क्षेत्रीय बैठक कर भी राज्य के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए
हमने काम किया है। और मान्यवर, मैं इतना बताना चाहता हूं कि हमने 75 साल के मौके पर एक लक्ष्य लिया था कि हम 60 दिन के अंदर 75,000 किलो ड्रग को जलाएंगे। मुझे कहते हुए आनंद है, 60 दिन में 1,60,000 किलो से ज्यादा ड्रग को हमने जलाने का काम किया। और ये अभियान जो मैंने सारा बताया, उसको ऑल ओवर मॉनिटरिंग के लिए गृह मंत्रालय के अध्यक्षता में, गृह सचिव की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव, रसायन और उर्वरक सचिव, स्वास्थ्य सचिव, फार्मा विभाग के सचिव, राजस्व विभाग के सचिव और पोर्ट डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी के सचिव को इसके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो हर 15 दिन में बैठकर इसकी मीमांसा करती है। मान्यवर, प्रयास तो करते हैं, योजनाएं भी बनती है, मगर कई बार प्रयास करते वो जमीन पर नहीं उतरते। मगर ये एक ऐसी सरकार है जो प्रयास करती है उसको लॉजिकल एंड तक लेकर जाती है। जब हम तय करते हैं कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो 70 साल से जहां बिजली नहीं पहुंची, ऐसे 20,000 गांवों में 20 महीनों में हम बिजली पहुंचाते हैं। जब हम तय करते हैं कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, तो हम पहुंचाने में सफल होते हैं। और अब तय किया है मोदी जी ने कि जल से नल पहुंचाएंगे। मुझे भरोसा है जल से नल भी पहुंचाएंगे। मान्यवर, हमने तय किया कि इस देश को नशे की लत से, इस देश की युवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी मानता हो, इसके नतीजे मिल रहे हैं। मान्यवर, आंकड़े कभी झूठ नहीं होते हैं और आंकड़े प्रयासों की पुष्टि करते हैं। इसलिए मैं आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। 2006 से 13 का और 2014 से 22 का। अब कोई सवाल न पूछे 6 से 13 का क्यों लिया है, सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं, वहां भी समझते हैं। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए, 22,45,000। 2014 से 22 में 62,60,000 किलो ड्रग पकड़े गए। मान्यवर, यूनिट्स में देखें तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर, अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के केस 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं है, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, नहीं, मैं सुनिए ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की
चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे या नहीं समझ रहे। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष में हमने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे। अब एफएसएल से सीड कर इसको करा है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। लगभग भारतीय एजेंसियों ने 14,000 किलो ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियान कोई एक सरकार का नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक दल का भी नहीं हो सकता, ये अभियान कोई एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गंभीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। मान्यवर, ये लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है, अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं, और इस वक्त अगर नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरा सदन से अनुरोध है मान्यवर कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें, सभी राज्य की सरकार एक साथ आए, जिला स्तरीय एनकोड की रचना करे, और ये जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, वो अभियान को सभी लोग मजबूत बनाएं। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समग्र देश की जनता और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को सफल बनाएं और जीरो टॉलरेंस टू ड्रग और नशा मुक्त भारत की रचना करें। यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को सर मैंने भाग नहीं लिया। 1 मिनट में सर समाप्त। जिन्होंने भाग लिया उनको गृह मंत्री जी आपने विस्तार से चर्चा की है, बहुत सारे मैडम बैठ जाएंगे, व्याख्या दिए हैं। लगता है कि एक मिनट मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रवैया से आपने हिंदुस्तान को ड्रग मुक्त करने का बात कहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान करते हैं। आपको जान We quickly head into a break right now. When we come back, the Union Health Minister has reviewed the COVID-19 situation in the country as cases witness a surge now in multiple countries. Also, it's another regressive move by the Taliban, banning women from universities and higher education. More on that when we come back. Your favorite service provider, Den, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call Den toll-free number 1-800-419-2020 now. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amritkal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. With Beto's Diabetes Care Program, you get online doctor consultations, all your prescribed medicines and dietitian support on call. Get your complete diabetes management kit and expert advice with Beto's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740-1100.
Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. A quick check of our top stories right now. The Union Health Minister has written a letter to the Congress MP Rahul Gandhi, the Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot, asking them to ensure that COVID-19 guidelines are strictly followed during the ongoing Yatra. In fact, Mansukh Mandavia has also requested that if following the protocols is not possible, the Yatra should be postponed in national interest, taking note of the public health emergency. The BJP has launched an all-out attack on the Congress party over the brazen violation of the COVID-19 norms at Rahul Gandhi's Yatra, saying that with no masks, no sanitizers or vaccination proof of participants, it's a COVID Jodo Yatra, not a Bharat Jodo Yatra. We are heading into a break right now, but when we come back, we get you more details of what's been happening in Jammu. These are Kashmiri Pandits who are staging a protest. The full story on the other side of this quick break. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. Everyone looks at the world today. At Hyundai, we go beyond with experiences that take us forward. Inspired by our today, we design your tomorrow. Some said electric is the future. We said, why stop there? At Hyundai, we are going beyond mobility, and you are welcome to join us. Tonight, a murder will be committed. If anyone can name the killer, that person wins our game. This is truly delightful. Holy There has been a murder. For one person, this is not a game. The killer wouldn't hesitate to kill again. You must be really great at clues. I'm very bad at dumb things. Glass Onion, a Knives Out mystery. With Beto's Diabetes Care Program, you get online doctor consultations, all your prescribed medicines and dietitian support on call. Get your complete diabetes management kit and expert advice with Beto's Diabetes Care Program. Give a missed call on 740-1100. जैन 2022 से अब तक रोहन 6 बार डंप हुआ है। हर गर्लफ्रेंड को एक्स के नाम से जो बुलाया। बट रोहन वो तो लहरा रहा है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ। तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी। US State Department has slammed the Taliban after the Afghan government banned women from private and public universities in Afghanistan. Local TDP leader Ibrahim was brutally murdered in Narsalaropet, Palnadu district. That gangster turned terrorist Harry Chatta travelled through a fake passport. Now an FIR has been registered. Viewers, you watch
watching Superfast 50. I'm Shivangi Shukla. Let's get started. Union Health Minister reviews COVID-19 situation as cases witness surge in multiple countries. This comes after Union Health Minister wrote a letter to Congress MP Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot asking them to ensure that COVID-19 guidelines are strictly followed during the ongoing Bharat Jodo Yatra. BJP launched an all-out attack on Congress over the brazen violation of COVID-19 norms at the Rahul Gandhi's Yatra, further saying that there will be no masks, no sanitizers or vaccination proof for participants. It's COVID Jodo Yatra, not Bharat Jodo Yatra. Despite the government making its stand very clear on Tawang, opposition politics continues to rage on, and in the latest Congress President Elon, the Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge and the opposition leader staged a protest in front of the Gandhi statue at the Parliament today to demand a discussion on China. Raking up the Tawang face-off in Parliament, Sonia Gandhi raised questions over the intention of the government behind not holding a proper discussion on the situation at border regions, further asking why the government is not sending out a financial reply to Chinese transgressions. Hitting out at the BJP question, Sonia Gandhi asking what Sonia Gandhi and Dr. Manmohan Singh's government did during Chinese incursions, further alleging over the year the Congress has only tried to threaten FIRs and silence the media. Meanwhile, BJP's Bharatiya has slammed Rahul Gandhi and condemned his usage of the word pitai for the Indian Army. राहुल गांधी का एक वक्तव्य आया था कि भारतीय सेना पिट गई। हमने मांग करी थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तुरंत राहुल गांधी को निष्कासित करें। Reacting to the current India-China face-off, Tibetan president in exile Dalai Lama said that there is a democracy in India and that is, in fact, the good part of India. Meanwhile, he has also said that the disagreements should soon be resolved and that we should build a world without weapons. So now India's is a existing habit, democracy, and respect to all different religious traditions. That's India's sort of tradition. It's a very good. You should pay more attention about existing India's value. NIA yesterday submitted a special NIA court at Kochi that the bad PFI leaders in Kerala were in touch with some of the Islamic State and Al-Qaeda leaders. NIA also submitted that there is a secret wing of PFI working to prepare a hit list of people belonging to other communities and their activities were centered around the PFI office. BJP State Vice President K.S. Radhakrishnan has said that the PFI has got political support from LDF and UDF and that just banning PFI will not help. He has further said that Kerala police is doing nothing. Governments led by both the LDF and UDF, in one way or other, keep a type of unanimity in promoting terrorism among the Muslim community. I don't blame that the entire Muslim members of the entire Muslim community endorses terrorism because being a community of traders, they want peace and harmony for their prosperity. And yet another proof of Pakistan role in drone dropping. BSF troops shot down a Pakistan drone in Punjab's Gurdaspur district after BSF troops fired 37 rounds. Sonia Gandhi alleged the ministers and government attacking judiciary on various grounds and making attempts to reduce the standing of the judiciary. Government has hit back on these allegations. Union Law Minister said that there is no conflict between the government and judiciary and it is only Congress that is politicizing the matter. Rijiju further added that Congress does not have any faith in the Supreme Court. In a fresh face-off, EPS called for a massive statewide protest against the DMK government in a bid to show support and prove the strength of the opposition. Meanwhile, OPS called for a meeting of district secretaries to discuss the future of the party. In a crackdown on gangsters, NIA conducted fourth set of raids in connection with the syndicate of gangsters over alleged involvement of gangsters in Pakistan's drone dropping conspiracy. Raids were conducted across 10 locations in Haryana.
Two statues of the former chief ministers of Tamil Nadu, MGR and Jayalalitha, have been placed in the Madras High Court in Madurai. Bench premises there after the guarders who found that a saffron shawl was put on the shoulders of the statue of Dr. MGR. A police complaint has been filed and a probe is underway. Traffic on Jammu-Srinagar National Highway was disrupted after a landslide was reported on the National Highway near the bridge in Udhampur. Now, efforts are underway to go ahead and resume the traffic movement at the earliest. Former Punjab CM Charanjit Channi is now summoned by the Chief Judicial Magistrate Court in Mansa and has been asked to appear on January 12th in connection with the violation of order of public servant during polls over his campaign in Mansa. Ongoing tussle between Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan and Governor has now come to the light once again after the latter was dropped from the list of invitees of the Christmas party hosted by the Chief Minister. Days after the Amritpal controversy heading out at the Man government, Akali Dal MP Harsimrat Kaur Badal said that unsavory elements are on the rise in the state. She further added that everyone is shutting their eyes on Punjab, but they must remember that Punjab is the fence that keeps Pakistan at bay. Unsavory elements are raising their heads. Everybody is shutting their eye without realizing that Punjab is the fence that stops Pakistan from ruining our country. And if Punjab gets weakened, we have seen in Jammu Kashmir what is happening. If there's another Punjab which goes down that same route, where is the country headed? So it must be taken very seriously. Narco-terrorism, the drones which are dropping the arms and ammunition, and what is happening on ground where people are totally unsafe. The youth is fleeing from Punjab and it is just left at the mercy of gangsters. Class 11 girl from Ghaziabad committed suicide on Monday evening after getting tired of harassment at the hands of a youth named Irfan. As per reports, Irfan had lured and trapped the girl into a love affair, shot an intimate video of the girl and then shared it on social media. The father of the girl filed a case and claimed that Irfan used to harass the deceased regularly. Fed up with this, the girl had reported that the incident, but according to her father, the police did not take the case seriously. Assam CM Himanta Biswa Sarma asserted that the eviction drives to clear government and forest land in Assam will continue as long as the BJP runs the state. He further added that all people, whether Hindus or Muslims, will have to vacate the Shatra land and that he requested all to leave the encroachment and the encroached land or else they will do evictions there. Speaking in Lok Sabha today, Union Home Minister Amit Shah said that all states and union territories will have to come together to fight against drug menace. He further said that we need to stop the entry of drugs through borders, ports and airports. कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं. Maharashtra Minister handling border issue Shambhu Raje Desai said that the statement of the Karnataka Chief Minister from yesterday is extremely provocative. Desai said that if Karnataka continues for aggression, then we will think before agreeing to supply water to the state during summers. Motorbike ambulances are helping mothers give birth in Narayanpur district in central India, Chhattisgarh state. Authorities and health workers agree that the bike ambulances do not offer a long-term solution, but they are making a difference. Fresh announcement, Taliban's Ministry of Higher Education has banned women from universities. As per this latest order, the higher education will be suspended for women until further notice. Remember, viewers, first it was the gyms, the parks, but now Taliban has deterred women from pursuing higher education as well. U.S. State Department slammed the Taliban after the Afghan government banned women from private and public universities. In Afghanistan, the Taliban have banned girls from middle school and high school, restricted women from most employment, and ordered them to wear head-to-toe clothing in public. Women are also banned from parks and gyms. Pakistan Special Forces raided a police center in a remote northwestern district and killed 33 detainees linked to the Pakistani Taliban, who earlier this week overpowered guards at the facility.
Australian Foreign Minister Penny Wong is in China for talks seeking to mend long break and high-level ties that have prompted trade sanctions and political frictions. Heavy snow in western Japan has stranded hundreds of vehicles on highways on Wednesday night while causing power outages. Thailand's Navy said it has found one survivor and recovered 5 bodies from a Thai warship that sank over the weekend in rough seas in the Gulf of Thailand. Meanwhile, a vaccination campaign against cholera has begun in Haiti, with the health workers going door to door in some neighborhoods of the capital of Port-au-Prince. After an opinion poll on Twitter asking the users if he should step down as a CEO, Elon Musk tweeted that he will resign as a CEO as soon as he finds someone what he called foolish enough to take the job. And after that, he stated that he would just run the software and servers team. Reports suggest that Ukrainian President Volodymyr Zelensky is planning to visit Washington on Wednesday and may meet U.S. President Joe Biden at the White House and visit the U.S. Congress. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said after a visit to the besieged city of Bakhmut that it is a fortress and now protects Donbas and all of Ukraine. And the Ukrainian leader added that this week is very important for deciding how Ukraine will pass this winter and get the necessary support. Ireland's foreign minister says that the world is crazy and tragic place at the moment, pointing to the war in Ukraine and other conflicts. New Year's postbox was launched in the iconic St. Petersburg Palace Square for the residents to send specially designed postcards to Russian soldiers fighting in Ukraine. Democratic-controlled House Ways and Means Committee has voted along party lines to publicly release a report on years of Donald Trump's tax returns, which the former president has long tried to shield. Now that lawmakers have voted to move forward with the plans to release the returns, it's unclear how quickly that would happen. Pharma companies in China are working at full capacity to increase medicine supply as more people getting infected with the fast-spreading Omicron virus. Pharma companies in central China's Hunan province are operating 24 hours a day to increase output. At the same time, in Beijing, the companies are operating 24 hours non-stop delivery to ensure the medicine could be delivered within 4 hours. Migrants gathered at the Mexico-US border as pandemic-era restrictions were due to expire. Tensions remain high at the border amid uncertainty over the future of the restrictions, with the Biden administration asking the Supreme Court not to lift the limits before Christmas. A powerful earthquake that residents described as violent rocked a rural stretch of the northern California coast, leaving 11 people injured and 70,000 without power as a rainstorm was about to roll in. Reports say that a freight train derailed in the U.S. state of Tennessee. A train collided with a truck that was stopped on the tracks waiting for a traffic light to change. A truck was carrying a 134-foot concrete construction beam. Sports news now, viewers. Winning the World Cup made people forget about everything else in Argentina. That's what Juan Sebastian Veron has said as the former Argentina captain was in Monaco for the Golden Foot Awards on Tuesday. Inaugural of a Women's Indian Premier League is likely to be played from March 3rd to 26th. As per the sources, and the league is expected to feature 5 franchise teams. Women's IPL will be the next frontier for the tournament, which might impact the women's cricket game. Indian blind cricket team created history yet again, winning the T20 World Cup cricket for the blind title for the 3rd time. Sports Minister Anurag Thakur has now congratulated the team and he has gone ahead and felicitated them in a ceremony for the hat-trick of winning. Michael Bunting and the Maple Leafs did not need any extra motivation on Tuesday night. And the Leafs dominated through 2 periods and then held off the Lightning in the 3rd, winning 4-1 to snap Tampa's 5-game winning streak. King Mohammed VI welcomed Morocco's World Cup heroes to the Royal Palace after their historic tournament from Qatar. Mothers of the players were also invited, which was followed by a welcome parade through the streets. Aaron Gordon scored 24 points, where Nikola Djokovic had now 13 points, 13 rebounds, 13 assists. The host Denver Nuggets defeated the Memphis Grizzlies on Tuesday night.
Kevin Fiala scored at the Los Angeles Kings, winning over the Anaheim Ducks on Tuesday, extending its winning streak to 4-1. The Kings have been going ahead and winning the game, making it a hat-trick for the second time in this season. Quentin Grimes added 19 points and RJ Barrett had 18 as New York extended the longest current winning streak in the NBA. No one has talked about the streak at all. That's what Brunson said. For the coach, his sights are already set on the Knicks' next game. Nikola Jokic had 13 points, 13 rebounds, 13 assists for the second straight triple-double to lead the Denver Nuggets over the Memphis Denver coach Michael Malone said that team is now in top 5 in the offensive and defensive as well. So they will be bringing their A game very soon. And star-Indian batter Suryakumar Yadav continued his rich vein of form, smashing an explosive half-century on his return to Ranji Trophy. The batter smashed 90 off just 80 balls against Hyderabad in his team's Elite Group B match at the Bandra Kurla Complex, Mumbai. Amity has been ranked amongst the top 3% universities globally, a testimony to Amity's globally benchmarked quality. Yeah, Ajay, look at your dad. Will we be the same at his age? Absolutely yes, if we plan our future like him. How? My father had invested in LIC's Jeevan Akshay, which gives immediate and guaranteed annuity at regular intervals, that too for life. Wow. But do we have to wait until his age? Absolutely not. We recently invested in LIC's new Jeevan Shanti, which gives deferred annuity, which means regular income after some years. I see. LIC. LIC's annuity plans give 10 annuity options and flexibility in receiving regular income. LIC, हर पल आपके साथ. कल ही मुनमुन ने डीपी खिंचवाने के लिए अपना फोन किसी रैंडम इंसान को पकड़ा दिया और ये वाला भी फोन लेके भाग गया. लेकिन मुनमुन तो झूम रही है क्योंकि जियो मार्ट के ग्रैंड फिनाले सेल में शॉपिंग पर मिलेगा अप टू 80% ऑफ. तो साल जैसा भी गया हो, एंडिंग तो जबरदस्त होगी. With Beto's Diabetes Care program, you get online doctor consultations, all your prescribed medicines and dietitian support on call. Get your complete diabetes management kit and expert advice with Beto's Diabetes Care program. Give a missed call on 740-1100. क्या हुआ रोहन, क्या सोच रहा है? रिया, पहली सैलरी मिली है, तुम भी कुछ आइडिया दो. एक्सपेंसेस को कैसे प्लान किया जाए? रोहन, एक्सपेंसेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लान करना भी जरूरी है. देखो, सैलरी का कुछ हिस्सा घर के रेगुलर खर्चे के लिए और कुछ मैं अपने लिए भी तो सोच सकता हूँ ना. लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करूँ? सिंपल है, एनपीएस में. एनपीएस में? रिया, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है, इतना आगे के लिए अभी से क्यों पैसे जोड़ूं? वो देखो, एक एक करके ईंट जोड़ी जाती है, तब जाके एक घर तैयार होता है. वैसे ही अभी से पैसे जोड़कर हम भी अपना रिटायरमेंट सुखी बना सकते हैं. बात में तो दम है. एनपीएस कम लागत वाली फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म योजना है, जिससे आपकी बचत ग्रो होकर पेंशन का लाभ देती है. अच्छा, फिर तो मैं अभी अपना एनपीएस अकाउंट ओपन करता हूँ. जो कल की सोचते हैं वो आज से ही थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं. पेंशन है तो टेंशन नहीं. एनपीएस में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. Well, Elon Musk may soon be stepping down from his post as a chief executive of Twitter. Well, that's the impression we get from his latest Twitter post, where he has said that he would be stepping down from the post of chief executive of Twitter and that he's actively looking for his replacement. Now, remember, this comes after Elon Musk had earlier put out a Twitter poll asking people whether he should be stepping down from the post of chief executive, to which over 57% of the respondents had replied saying that, well, yes, Elon Musk should step down from his post. Now, it remains to be seen whether this is going to happen or not. But important to note here that since the time Elon Musk has taken over Twitter, it's been a whirlwind ride for Elon Musk, as the Tesla stocks have shrunk significantly. Not just this, his wealth has also drained
to a great extent. So that's the bigger question here, whether Elon Musk is going to step down from the post of chief executive of Twitter. For reviewers, much more coming up on the other side. Amid surge in COVID cases in multiple countries now, the government goes ahead, holds a review meet and ramps up preparations to tackle COVID. Stay tuned. सोच रहा हूँ कमेंट्री ट्राई करूं। मैच का आखिरी बॉल, तेज तूफानी डिलीवरी, एक धमाकेदार शॉट और ये गया छक्का। छक्का नहीं, टूटा। आपके टाइल्स को चाहिए MY के लेटिक्रीट टाइल एडेसिव। फॉर्मूला ऐसा कि अब टाइल न टूटेगा न छूटेगा। Whenever I had ice cream or cold water, I would experience a sharp shooting sensation. So I just kept ignoring it. Even my hot chai was giving me the same amount of discomfort. My dentist recommended Sensodyne. So now I can be completely carefree and sip my hot cup of tea. It really works. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. Hey Rahul, what's up? Hey, kicked about our first date? Of course. Benefits up to rupees 30,000 only at the Citroën C3 Carnival. Book today. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call DEN toll-free number 1-800-419-2020 now. In its latest edict cracking down on women's rights and freedoms, the Taliban administration of Afghanistan have banned women from private and public universities. Despite initially promising a more moderate rule and women's and minority rights, the Taliban have widely implemented their harsh interpretation of the Islamic law. Taliban have banned girls from middle school and high school, restricted women from most employment, and ordered them to wear head-to-toe clothing in public. The United States has slammed the Taliban over its regressive diktat. The Taliban made promises to the people of Afghanistan and to the international community that schools would reopen. They claimed that this was a matter of procedures and arrangement would be quickly reversed. Now, we hear the opposite. An order from the so-called higher education ministry yesterday states that women cannot attend universities either. With the implementation of this decree, half of the Afghan population will soon be unable to access education beyond primary school. With rights and freedoms under threat, women in Afghanistan are now sounding an SOS to the global community. Bureau Report for Republic TV. कांग्रेस के लोग ही जुडिशरी को अटैक करते हैं और कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं रह गया है. Union Law Minister hits back a Sonia's allegation on judiciary, says no conflict between government and judiciary and the Congress is politicizing the issue. Your favorite service provider, 10, which gets you the best of entertainment, is back with something very special. अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
Your 3 favorite movie channels are bringing in super blockbuster films with features like wider picture and crystal clear sound straight to your home. Wow. Oh, I love that expression. To subscribe to your favorite channels, contact your local cable TV operator today or call DEN toll-free number 1-800-419-2020 now. Hey, boss. Rahul, how come you're here? Boss, शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. Booking a service from here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। Top national update. Union Health Minister wrote a letter to Congress MP Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot asking them to ensure that COVID-19 guidelines are strictly followed during the ongoing Bharat Jodo Yatra. Mansukh Mandaviya has also requested that if following COVID-19 protocols is not possible, then the Bharat Jodo Yatra be postponed in the national interest, taking note of the public health emergency. BJP launched an all-out attack on Congress over the brazen violation of COVID-19 norms at Rahul Gandhi's Yatra, further saying that with no mask, no sanitizer or vaccination proof for participants, it's COVID Jodo Yatra, not Bharat Jodo Yatra. बीच-बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को. ये तो अच्छी बात है. That's a good thing. ऑलराउंडर हम भी हैं. और तुम्हारा किचन? किचन कभी स्टेन्स, कभी जर्म्स, तो कभी पानी. आपकी किचन और बाथरूम्स को चाहिए MYK लेटिक्रीट SP100, टाइल जॉइंट का ऑलराउंडर. MYK लेटिक्रीट SP100, जोड़ हो तो ऐसा. आज की पेशकश. अच्छी है, पर ये चाय रोज मिलेगी? रिटायर होने वाला हूँ, रोज नहीं, लाइफ लॉन्ग मिलेगी. ये मेरी गारंटी है. कुछ चीजों का साथ हमेशा होना चाहिए, जैसे HDFC लाइफ एन्युटी प्लान्स जो दे लाइफ लॉन्ग मंथली गारंटीड इनकम. HDFC लाइफ, सर उठा के जियो. India welcomes those who further India's pride across the globe. Indian diaspora, partners of New India's growth journey in Amrit Kaal. Come and be a part of the 17th Pravasi Bharatiya Divas from 8th to 10th January 2023 at Indore, Madhya Pradesh, India. For registration, log on to pbdindia.gov.in. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया. Guys, just 1 second. Choosing a car for my mom. What? Online car shopping? Wow, that's so cool, yeah. शाहरुख ने बताया. Wait up. Booking a car service. From here. क्यों? तुझे शाहरुख ने नहीं बताया? इसने पूछा ही नहीं. There's so much more जो शाहरुख ने नहीं बताया. It's all on the industry first My Hyundai app. Open a world of possibility with My Hyundai app. One app, many worlds. Despite clear statement on Tawang clash, opposition continues to disrupt parliament, demands debate on China issue.
बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है, ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को। ये तो अच्छी बात है, दैट्स ए गुड थिंग। Sonia raises concerns on China incursion. Government hits back. Union Minister says Congress should read the history first. कांग्रेस के लोग ही जुडिशरी को अटैक करते हैं और कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट में कोई विश्वास नहीं रह गया है। Union Law Minister hits back at Sonia Gandhi's allegations on judiciary, says no conflict between government and judiciary and Congress politicizing the issue. बात के सामने एक लक्ष्य रखा है नशा मुक्त भारत का। मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। Home Minister Amit Shah reiterates Modi government's zero tolerance for drugs resolve as he briefs the Parliament on government crackdown on narco terror. Union Health Minister has written to Rahul Gandhi. He's warned him over COVID norms that were violated during the Bharat Jodo Yatra. Amid surge in COVID cases in multiple countries, government holds review meet, ramps up preparations to tackle COVID. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching the news at 3:30. I'm Suesha Samth and the top story we are tracking in this edition is what Union Health Minister Mansukh Mandaviya has written to Rahul Gandhi. It is a letter on the breach of COVID norms during the Bharat Jodo Yatra, as the Union Health Minister is now reviewing the COVID situation in the country very, very closely and says that we must be extremely careful of any new variants that may enter. Meanwhile, the politics that is now brewing over it, several reactions that have followed ever since this development. Let's listen in. सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा।